बुध वाले दिन जो नीचे अल-कादिर ट्रायल है, अब उसमें फ़ैसला सुनाने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया गया कि जिस बंदे ने कभी दरखास्त पहले दी नहीं थी उनको कोई इशू था नहीं। फॉर्म 45 सारे वजह हुए थे, उस पे किसी को ऑब्जेक्शन हुआ नहीं, उनके वैलिड इनवैलिड वोट उसमें रिकॉर्डेड है। आप कैसे देख रहे हैं जो आरिफ अलवी साहब, आप आजाद सुप्रीम कमांडर थे जी? आप आजाद सुप्रीम कमांडर थे? आइन के एतबार से जो मेरा ओहदा था वो था। देखिए, अल-कादिर ट्रायल जो है वो एक दफ़ा फिर बड़ी तेज़ी से अल-कादिर ट्रायल चल रहा है, जो कि कंक्लूड होने जा रहा है। अहम बात ये थी कि आखिरी गवाह नैब अपना अल-कादिर ट्रस्ट में जो है वो एग्ज़ामिन कर रहा है, और उस आखिरी गवाह ने अपनी बयान में उसने कुछ ऐसी अहम इंफॉर्मेशन क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में उसने रिवील की, जिससे ये पता लगा कि ये जो मामला मलिक रियाज़ फैमिली का और अली रियाज़ का जो मामला था, ये आज से 4 साल पहले 2020 में ये इंक्वायरी शुरू हो के बंद हो चुकी और क्लोज़ हो चुकी है। और इसमें ये तमाम मामला जो है NCA के पैसे अटैच करने का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे भेजने का, और ख़ास तौर पे जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है बिटवीन मलिक रियाज़ फैमिली और NCA नेशनल क्राइम एजेंसी UK, वो तमाम मामलात एक एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग के अंदर नैब हेडक्वार्टर्स में मीटिंग होती है, उसमें ये तमाम मामलात डिस्कस होते हैं और फ़ैसला होता है कि इस केस को क्लोज़ करना है। तो एक क्लोज ट्रांजैक्शन, एक ख़त्म हुए हुए केस को बदनीयती से छुपाते हुए नैब ने कंसील करते हुए दोबारा इस केस को रीओपन किया, और रीओपन करने के बाद इसका ट्रायल बड़ी तेज़ी से चल रहा था। आज ये भी बात बहुत अहम है कि ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी हवाला दे दिया है कि फ़ाइनल जजमेंट देने से तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। तो आइंदा तारीख के लिए, बुध के लिए हमारा 2 केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं। एक जो बुल्गारी का नियाड केस है वो भी फ़िक्स्ड है, और ये भी फ़िक्स करके जज साहब को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया गया है, फ़ैसला सुनाने से अल-कादिर में रोक दिया गया है। और उसका मेन वजह जो इस गवाह ने PW 35 जो तफ्तीशी अफसर है अल-कादिर ट्रस्ट का, उसके अहम इंकशाफात जो ट्रायल में उसने किए कि ये एक मामला पहले क्लोज़ था, अब इसको हमने रीओपन किया है। सो एक क्लोज्ड केस को दोबारा रीओपन करके पिछले तमाम हक़ाइक़ को छुपाना, ये फेयर ट्रायल के मुनाफी था। साहब, ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्या ट्रायल चलता रहेगा और सिर्फ डिसीजन से रोका गया है? देखिए, अब ट्रायल इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि ये है ही आखिरी गवाह। तो मज़ीद इसमें जब तक अब कार्रवाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला नहीं दी, मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम इसको बिला वजह इसको लिंगर ऑन करें या स्टॉल करें। ये आइंदा तारीख पर नैब अपनी असिस्टेंस दे दे, हम अपनी असिस्टेंस दे दें। हमने तो कभी भी जब असिस्टेंस की बात हुई है हमेशा दी है। तो इंशाल्लाह नैब आ जाए, हम आ जाएंगे। मगर मेन बात ये कि बुध वाले दिन जो नीचे अल-कादिर ट्रायल है, अब उसमें फ़ैसला सुनाने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया गया, और स्टेज वही आ चुकी है जो फ़ैसला सुनाने वाली है। ये जज साहिबान ने अपने ऑर्डर में लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है कि फ़ैसला सुनाने से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक रखा है, इसकी भी आज ऑर्डर में इसको हिस्सा बनाया गया। तोशाखाना 2 भी आज जो है उसमें तोशाखाना 2 में जी जुडिशल कर दिया गया है, और तोशाखाना 2 में आप मज़ीद कार्रवाई परसों सुन लेंगे कि उसकी भी हम उम्मीद करते हैं कि तोशाखाना 2 का केस कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जजेस ने जो बड़े अहम सवालात हैं नैब के प्रोसिक्यूटर से किए। मेनली उन्होंने पूछा कि आपके कॉल अप नोटिस में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कौन से तोहफे की आप तफसील मांग रहे हैं। आप ये भी बताएं कि कितने और लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ तोशाखाना के नैब ने कार्रवाई की है, किन किन डिग्नेटरीज़ को आपने शामिल तफ्तीश किया है, किसी के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किए हैं, और किस किस को मुलज़िम बनाया है। और सबसे अहम बात कि जब आपने पहली तफ्तीश की थी ग्राफ सेट की, जिसमें 14-14 साल सज़ा हुई, तो तब आपने बुल्गारी के सेट को क्यों ना आपने उस वक़्त तफ्तीश की। सो नैब से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उसी वक़्त उसी स्टेज पर अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल करती। ये छोड़कर क्यों रखता है एक पार्ट को, एक सेगमेंट को, कि जब एक केस से बरियत का टाइम आता है, रिलीज़ का टाइम आता है, तो उसी का एक छोड़ा हुआ एक पार्ट, एक सेगमेंट की बुनियाद पर एक नया केस जो है वो चलाया जाए। इन तमाम नुकात पर अब मेरा ख्याल है कि परसों
एक बड़ी मुफस्सल और जामे हेयरिंग जो है वो यहाँ पर हाई कोर्ट में होगी। सो अलकादिर भी उसी दिन होगा और बुल्गारी सेट का केस भी उसी दिन इंशाल्लाह होगा। अच्छा सलमान सफदर साहब, ज़रा सादा अल्फाज में बताइएगा, आज जो रोक दिया गया है किसी भी फैसला सुनाने से, इससे फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, पीटीआई को, खान साहब? देखिए, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो बदनीयती तफ्तीश में जो हुई है वो होगी कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मैं क्रॉस एग्जामिनेशन अपना यहाँ रिवील तो नहीं कर सकता, मगर इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक केस जैसे जज साहिबान ने एक गुलाम सरवर सिंधु के केस का हवाला दिया, अनरिपोर्टेड जजमेंट है, कि उन्होंने कहा कि हमने इस केस में इस बात पर इंक्वायरी में हमने बेल दे दी कि ये केस पहले इंक्वायर हुआ और इंक्वायरी क्लोज़ हुई, और हमने इस बात पर भी किया कि पहले अफसरान के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन और इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। तो इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्रिमिनल केसेस का स्टे होना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले जो क्रिमिनल केसेस स्टे हुए थे सलमान अकरम राजा साहब साइफ़र केस में, वो हुआ था कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा और ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। आज का केस इस बात पे हो रहा है कि तफ्तीशी को कुछ अहम रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने से रोका जा रहा है, और जज साहब ने वो हमारी दरख्वास्त जो खारिज की है, अब हमने आज बाज़ाब्ता तौर पे उस पर बेंच को इंगेज किया है। इंशाल्लाह परसों इस पे हेयरिंग होगी। फौजी अदालतों में कहा जा रहा है खान साहब का केस लेके जाया जाएगा। ये अभी ऐसी कोई मेरे इल्म में बात नहीं है। थैंक यू। वैसे चलाया जा सकता है सर उसका फौजी अदालतों में केस मामला नहीं किया जा रहा है कि फैज़ हमीद के जो है गिरफ्तारी के बाद इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता है। आप इस कानूनी ये सारी बता दें, रूमर्स हैं, अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। ये सुनी सुनाई बातें। खान साहब के जितने केसेस हैं वो मंजर आम पर आ चुके हुए हैं, वो सारे प्रोसिक्यूट हो चुके हुए हैं, उन सारों में ज़मानतें या सस्पेंडेड सेंटेंस या अंडर ट्रायल वो केसेस चल रहे हैं। कोई ऐसा नया केस जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ना मेरे इल्म में, ना ही ऐसा कोई केस कोई इस स्टेज पर बन सकता है, ना ही हो सकता है। थैंक यू। 190 मिलियन में से कितने खान साहब को मिले हैं जो उन पे केस बना है? सर थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि समझा ये जाता है शायद खान साहब को जी वो इसमें से कोई रकम मिली है। ये इसी बुनियाद पर उनकी ज़मानत हो गई थी कि जब CFO PW5 ने अपना बयान दिया तो उसने आके ये बताया कि 1 रुपया भी ना कभी तनख्वाह, ना 1 रुपया इनके अकाउंट में डाला, ना मियाँ के ना बीवी के। ट्रस्ट भी मौजूद है, गोस्ट ट्रस्ट नहीं है, और स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, लम्स की फ़ैकल्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ैकल्टी है, एफिलिएशन वहाँ से। सो उस बुनियाद पर आपको याद होगा कि चीफ़ जस्टिस साहब ने और मिस्टर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने इमरान खान साहब की ज़मानत को एक्सेप्ट किया था। रजिस्ट्रेशन के हवाले से जज ने सवाल उठाया कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, इस हवाले से देखिए वो मैंने अपनी इग्नोरेंस का इजहार किया है। आई विल फाइंड आउट। देखिए, ये 4 केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया था। बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रिजर्वेशंस थी उसको एड्रेस नहीं किया गया है। बेसिकली ये था कि हमारे सारे केसेस जिसमें रिकाउंटिंग का इशू नहीं था, बेसिकली यही था कि जो रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन आई है तो हमारे वैलिड वोट को इनवैलिड करके फिर उनको दूसरे पार्टी से माइनस करके हमारे 1,34,000 से कम करके 1,20,000 तक है। अब 2 केसेस जो कौमी असम्बली के थे वो अलग थे, उसमें नोटिफिकेशन पहले से इशू हुआ था। ये एहसान विर्क साहब की जो केस है ये गुजरांवाला वाला है, इसमें सिर्फ नोटिस ही आया था। अब पहले दिन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद। मेन काउंसिल अब्रॉड गया हुआ था, तो आज हमने रिक्वेस्ट की है कि इसकी हेयरिंग मंडे के लिए हो, तो मंडे को इंशाल्लाह ताला इसकी हेयरिंग होगी। इलेक्शन कमीशन पे हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है, बावजूद इस रिजर्वेशन के हम इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। ये भी ऑर्डर अगर पास होना है तो जुडिशल ऑर्डर पास होना है, विद रीजंस पास होना है। हम इलेक्शन कमीशन से फिर भी ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी ये भी इस्तदाब करेंगे कि जिस बंदे ने कभी दरखास्त पहले दी नहीं थी उनको कोई इशू था नहीं, फॉर्म 45 सारे वजह हुए थे, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन हुआ नहीं, उनके वैलिड इनवैलिड वोट उसमें रिकॉर्डेड है। फॉर्म 47 प्रॉपरली इशू हुआ था। उसके बाद कौन सी ऐसी बात आ गई है कि आप उनको कहेंगे मैं रिकाउंट करता हूँ? पहले की आप उसकी मिसालें उठा ले। वो रिकाउंटिंग ऐसे करते हैं कि हमारे वैलिड वोट को रिजेक्ट करके कहता है आपके इतने वोट कम निकले और दूसरे के ज्यादा निकले। बहुत शुक्रिया सर आज किस हवाले से आज आए अदालत? आज वो LTC कोर्ट में लगा हुआ है शायद अलकादिर केस, तो मैं खुद अदालत में जाना चाहता हूँ। अच्छा, पीटीआई का इल्जाम है, एक तरह से शिकवा करते रहे आप पे कि आपने बैसियत सदर कोई किरदार अदा नहीं किया। आपसे सर मुलाकात हुई है जब से आप? जी हो चुकी है। मरवत ने एक मरतबा आपके खिलाफ कहा था कि आपने कोई किरदार नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि आपने उनको फिर
पार्टी से साइडलाइन करवाने के लिए किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया बेटे, आया हूँ मैं ATC के हवाले से। तो क्या मुकदमे है सर? जी, सर जो इमरान खान साहब ने कहा वही मुझसे सुन लीजिए आप। सर बनिए PTI से मुलाकात हुई है आपकी? जी हाँ, हुई है। सर फैज हमीद आपके पार्टी को क्या क्या मशवरे देते थे? सर इमरान खान साहब ने जो कहा वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा सर? खान साहब ने क्या कहा? जो आपके सामने कह चुके हैं, पब्लिश हो चुका है, सोशल मीडिया देख लो, टेलीविजन मीडिया पर कुछ आता नहीं है। आप कुछ सालसी का किरदार अदा करेंगे एस्टेब्लिशमेंट और अपनी पार्टी के दरमियान? इमरान खान साहब कहेंगे तो करेंगे। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि वो तो इस तरह बस लग रहा उन्हीं है। से पूछा था। पहले भी बहुत कोशिश की थी, उसका क्या बना? वो आपको पता है, मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो जो चीजें पता है? सर पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है, ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप सदर साइड थे कर उस वक्त दिया। कुछ नहीं बना, तो सर आप जिस वक्त आप सदर थे आपने इतनी कोशिशें की, उस वक्त कुछ नहीं बना, तो सर आप कोशिश करने का कोई फायदा होगा? ये आप बता सकते हैं यार, सियासत नहीं सर, मैं तो आरिफ अलवी साहब आप आजाद सुप्रीम कमांडर थे। आप कैसे देख रहे हैं जो आरिफ अलवी साहब आप आजाद सुप्रीम कमांडर थे। जी, आप आजाद सुप्रीम कमांडर थे। आइन के एतबार से जो मेरा ओहदा था वो था। सर ये फायरवॉल जो है इससे किसी की आवाज़ दबा सकते हैं? नहीं